नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ में मीनाक्षी शोरान। 8 नवंबर की आधी रात से देश में बड़े नोट 500 और 1000 के बड़े नोट जो थे वो बदल दिए गए। इसे ऐतिहासिक फैसला कहा गया, काले धन पर चोट कहा गया। फैसले के समर्थन और खिलाफ में बातें होती रही। जनता यह सोचकर तकलीफें झेलती रही कि इसके परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन अब नतीजे उसी जनता के लिए अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। और इसी के बाद फिर एक और बड़ा फैसला हो गया जीएसटी लागू करने का, लेकिन अब उससे भी बेरोजगारी बढ़ने की बात कही जा रही है। और आज की चर्चा इसी पर है कि दो इतने बड़े आर्थिक फैसले आखिर उल्टे क्यों पड़ गए और अब आगे इसी से क्या तस्वीर बन सकती है। नोटबंदी और जीएसटी से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बल्कि रोजगार भी खत्म हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग में छपे लेख में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और साथ ही इस बात के लिए आगाह भी किया गया है कि अगर सरकार इस पर सचेत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में रोजगार का संकट और बढ़ सकता है। जिन वादों पर जनता ने भरोसा किया था वो अब टूटते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ब्लूमबर्ग में छपे एक लेख से आसार ऐसे ही लग रहे हैं। 3 साल पहले मोदी ने देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को एक सपना दिखाया था। असमानता और बेरोजगारी खत्म करने के साथ साथ लोगों की गरिमा बनाए रखने का दिलासा दिया था। और इसी पर जनता ने विश्वास कर मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंपी थी। वादे के मुताबिक रोजगार के लिए काम शुरू हुए, लेकिन नवंबर में नोट बदली और जुलाई में जीएसटी ने बाजार की हालत को इतना खस्ता कर दिया कि अब नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं। टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड के मुताबिक पिछले साल की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 से 40% तक जॉब कम हुए हैं। दूसरी कंपनियों के सर्वे भी उत्साहजनक नहीं है। उनका भी यही सुझाव है कि मोदी सरकार को युवाओं का साथ बरकरार रखना है तो 10 मिलियन जॉब्स पैदा करने ही होंगे। उधर नरेंद्र मोदी से कई चुनाव हारने के बाद विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि 2019 का चुनाव अब करीब है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर लाखों की संख्या में बेरोजगार हो रहे युवाओं को नौकरी नहीं दी गई तो देश में गुस्सा बढ़ेगा और अब तक जो कुछ भी किया गया है वो सब खत्म हो जाएगा और ये दुनिया और भारत के लिए भयावह होगा। इतना ही नहीं, मोदी के समर्थक भी इस बात से बेहद चिंतित हैं। खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जता चुके हैं। यही नहीं, जो संघ कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटरों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहते हैं, वो भी मौजूदा हालात पर खुश नहीं है और वो जनता के बदलते मूड का संकेत भी सरकार को दे चुके हैं। टीम लीज के मुताबिक नोटबंदी के बाद हर क्षेत्र में मंदी आई है। आलम यह है कि पहले फैक्ट्रियों में सिर्फ अधिकारी स्तर पर नौकरियों में कटौती होती थी, लेकिन अब ये कटौती मजदूर स्तर तक पहुंच चुकी है। कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है और आगे की तस्वीर भी अच्छी नहीं दिख रही है। ब्लूमबर्ग के लेख में हवाला दिया गया है कि मोदी सरकार ने अचानक ही 86% नोटों को बंद कर दिया जो सर्कुलेशन में थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2017 की पहली तिमाही में जीडीपी 2% गिर गई। 2014 के आखिरी क्वार्टर में यह सबसे बड़ी गिरावट है। जुलाई में जीएसटी लागू कर दिया गया और इससे लॉन्ग टर्म में फायदे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त में इससे डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आया है। हकीकत यह है कि जीडीपी का 18% और कुल जनसंख्या का 12% जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही पैदा होता है। जिनकी नौकरी छूट जाती है वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सर्विस सेक्टर के लिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता और ऐसे लोगों की संख्या जीडीपी की 62% तक है। लुकास चांसल के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि देश में 22% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों तक सीमित है, जबकि चीन में ये आंकड़ा 40% तक का है। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के 130 देशों के समूह में भारत की रैंकिंग 103 है। ये रैंकिंग युवा साक्षरता दर, बाजार की स्थिति और रोजगार पर तय की गई थी।
रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि मोदी सरकार नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही है। मसलन निवेश के लिए हाई सेविंग रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि करीब $400 बिलियन का रिकॉर्ड विदेश मुद्रा भंडार है, जो हर तरह के भारी झटकों से निपट सकता है। सरकार ये भी मानती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन साथ में दलील भी है कि सर्विस सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है और टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो नोटबंदी और जीएसटी ये जब दोनों लागू हो गए तो इसका एक असर जो है वो रोजगार पर सीधे सीधे पड़ा है। देश में बेरोजगारी का संकट बड़ा हो रहा है और सरकार भी इसको समझ रही है। हम भी अपने दर्शकों के लिए चर्चा लेकर आए हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, पीएचडी चैंबर्स। सर, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट आशुतोष मिश्रा। आप दोनों का ही स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, खासतौर से सरकार का पक्ष हम जानेंगे। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ मजदूरों को लेकर भी, छोटी नौकरियों को लेकर भी संकट है, तो लेफ्ट से भी हम अपने साथ मेहमान जोड़ेंगे, क्योंकि मजदूर की, गरीब की बात वो करते हैं। पहला सवाल एसपी शर्मा जी आपसे है। हम तो अच्छी इकोनॉमी थे, क्या जरूरत थी हमारी सरकार को ये निर्णय लेने की कि नोट बदल दिए जाएं, बड़े नोट बदल दिए जाएं और फिर उसी के बाद जीएसटी भी लागू कर दिया गया? कमर टूट गई है क्या? सच में अर्थव्यवस्था हमारी लचर हो गई है क्या? देखिए, जो भी फैसले लिए गए हैं कोई ऐसे मंतव्य से नहीं लिए गए कि ये कुछ देश के लिए कुछ खराब हो। और हम समझते हैं कि जरूर कुछ छोटी अवधि में असर हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके परिणाम जरूर सामने आएंगे। बहुत अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है, क्योंकि जीएसटी का इंप्लीमेंट होना ही एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। और शुरू में, जैसे पहले ही ये बताया जा चुका है कि शुरू में कुछ प्रॉब्लम रहेगी इसको एडजस्ट करने में। जैसे प्रधानमंत्री साहब ने जीएसटी के जिस दिन विमोचन हुआ है उसी दिन बताया कि ये उस तरीके से है कि ऐनक को हमें एडजस्ट करना होगा कि कैसे हमारी निगाह पे कहां पे जाके ये एडजस्ट होता है। ठीक है सर। तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जरूर जीएसटी के अच्छे परिणाम आएंगे। और अभी भी जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और दूसरा जो ये जरूर है कि कुछ व्यापारी, कुछ जो एमएसएमई सेक्टर में कुछ अभी जो जहां पे अवेयरनेस अच्छा नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इन सब चीजों का अच्छा निवारण होने के बाद मान लिया कि लॉन्ग टर्म में इसके फायदे होंगे। दूसरा जो आपने बोला कि डीमोनेटाइजेशन। हाँ जी, नोट बदली को लेकर सर, वो देखिए 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएं, करप्शन कम होगा, 2000 का नोट आ गया, इन सब बातों पर बहुत बात हो चुकी है। लेकिन ये दोनों जो फैसले हुए, इनकी टाइमिंग क्या गलत रह गई फिर सरकार की तरफ से, अगर नीयत अच्छी है तो भी? देखिए, टाइमिंग के हिसाब से हम ये बताएंगे कि टाइमिंग का देखने का इसमें कोई ऐसा नजरिया नहीं था कि किस टाइम पे वो करना है, लेकिन दोनों ही चीजें अर्थव्यवस्था के हिसाब से की गई हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में इनके परिणाम जो हैं हमें अच्छे दिखाई देंगे। ये एक शॉर्टर टर्म थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, और जीडीपी में जो दिखाई दिया है कि 5.7% पे आ गया है, और आने वाले क्वार्टर में इसके बहुत अच्छे रहने की आशा है, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली अच्छे ट्राजेक्टरी में ग्रो करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं स्टूडियो में, आशुतोष मिश्रा, और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब, देखिए, कहा तो ये जा रहा है, पीएचडी चैंबर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ, सुना अगर आपने उनको, तो वो ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म है और विपक्ष जानबूझकर हवा दे रहा है इस मुद्दे को कि बेरोजगारी का बहुत संकट हो गया, रोजगार देश में घट रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। मीनाक्षी जी, मैं तथ्यों पर आधारित बात करूंगा। मैं इस बात का क्या जवाब दूं कि विपक्ष ये कर रहा है। विपक्ष की जवाबदेही जनता से होती है और हम जनता से ही जवाब मांगेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जॉब्स आउटलुक जो है वो 12 साल में सबसे लो है अभी। ये डेटा मैं नहीं, या पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। श्रम मंत्रालय का अपनी रिपोर्ट निकाली है कल शाम, और उन्होंने भी कहा है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर क्रेडिट स्विस ने भी अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि द इन्वेस्टमेंट आउटलुक लुक्स पुअर। उसके बाद आपके लार्सन एंड टूब्रो के जो हेड हैं, उन्होंने आज एक बड़े कैंडिड इंटरव्यू में, आज सुबह जो छपा है लेख कई पिंक पेपरों में, उन्होंने खुद बोला है कि काफी समय लगेगा इकोनॉमिक क्लाइमेट को रिकवर करने के लिए। ये सब लोग निष्पक्ष हैं, इनका कोई राजनीतिक इनको गेन नहीं होता ये स्टेटमेंट्स मेक करने से।
तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सभी सब किसी पॉलिटिकल रणनीति के तहत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। जब आलोचना तभी रेजोनेट करती है जनता में जब वो जायज हो। अभी हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के हेस्टी जल्दबाज इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन के बाद, कि लोग खुद ब खुद आके बोल रहे हैं, चाहे वो मोदी जी के सपोर्टर भी होते थे एक जमाने में, वो परेशान है। देखिए पॉलिसी जो है वो, उसमें जो आर्थिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो एक तरीके से हम बोलेंगे एक कमजोरी दर्शाती है सरकार की इन मुद्दों पे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए थे। आप गवाह हैं मीनाक्षी जी इस बात की कि हर वादा जो किया गया था, हर क्लेम, हर जुमला जो बोला गया था कि 3 लाख करोड़ वापस, इतने करोड़ वापस आ जाएंगे, वो सबके सब झुटला दिए गए। हमने नहीं झुटलाए, खुद आरबीआई ने झुटलाए। और ये बात तो मैं कहता हूं आरबीआई की ऑटोनॉमी की तरफ मैं खुश हूं कि उन्होंने ये डेटा पेश किया लोगों के सामने, क्योंकि आप खुद अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात का एहसास दिला दूं कि हमारी कोई साजिश नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, कि इन सवालों को उठाएं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा चेक और बैलेंस तो विपक्ष ही होता है मीनाक्षी जी। और इसलिए जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो ये कहना कि हम कोई गेम खेल रहे हैं या किसी जाती गेम के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, नहीं हमारा आरोप उस तरह का है नहीं सर आपके ऊपर। हम तो ये कह रहे थे कि देखिए ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एक फायदा इससे हो सकता है, और हम बात करेंगे। लेकिन आप आशुतोष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए सरकार निर्णय लेती है, सरकार ने निर्णय लिए, सरकार का निर्णय अगर उल्टा पड़ रहा है तो हम उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। नौकरियां घटी हैं, 3 साल में जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि नौकरियां घटी हैं। कहां चूक कर रही है सरकार? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो जो पीएचडी सीसीआई के आपके शर्मा जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, तो एक हमारे बहुत पुराने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा, जॉन कीन्स, उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा उससे तो हमें बेकार की बात है। इन डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और ये जीएसटी का नुकसान इसलिए हो रहा है कि इसको लागू करते हुए लघु उद्योगों के बारे में सरकार ने सोचा नहीं। जब जिस वक्त ये नोटबंदी शुरू हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नौकरियां गरीबों की और लघु उद्योग बंद हुए हैं, और वही क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं और चलती हैं। राइट। जीएसटी का नुकसान भी उसी को है, क्योंकि इससे पहले वो टैक्स के दायरे में आते नहीं थे। अब एक तो जो धंधे बंद हो गए वो फिर से कब खुलेंगे किसी को पता नहीं है, और जो बचे कुचे हैं वो पहले टैक्स देते नहीं थे। अब टैक्स दर जो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, उसकी वजह क्या है कि कल तक हम और आप जो सर्विस टैक्स 15% देते थे आज 18% दे रहे हैं। तो आप जनता से टैक्स ज्यादा लेते रहें और उसको ये दिखाने की कोशिश करें कि ये टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, ये तो वो करता नहीं। और जहां तक नौकरी पैदा करने की बात है, तो नौकरी पैदा करने के लिए आपको एक ढांचा बनाना पड़ता है जिससे कि नौकरियां आगे बढ़े। पिछली सरकार थी, जब उसके यूपीए की सरकार थी, उनके पास पैसा था तो उन्होंने पैसा लगा दिया मनरेगा में, जिससे कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। गड्ढे खुदे, गड्ढे भरे, सब होता रहा, लेकिन उससे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कि एक परमानेंट नौकरियां जिससे कि क्रिएट हो। और ये जो सरकार है इसकी भी जो अभी तक नीतियां हैं उनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि ये एनएसडीसी की बात करते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके सिखाए हुए कुल 48% लोगों को नौकरी मिलती है। सर आपका तो आंकड़ा अच्छा है हमारे आंकड़े से। हमारे पास जो फिगर है वो ये कह रहा है कि 3 साल में 30 लाख के लगभग नौजवान हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई, और उस 30 लाख में से 3 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। नहीं, ये जो आप आंकड़ा बता रही हैं ये पीएम विकास कौशल विकास योजना एक है, वो 12,000 करोड़ वो अलग है। अच्छा, उसके आंकड़े हैं ये कि उसकी हालत वही बात है। और वहां पे क्या होता है कि वो सरकार खुद नहीं करती है, वो सरकार उसको आउटसोर्स कर देती है। अच्छा। अन्य प्राइवेट एजेंसीज जो है ट्रेन करती हैं। और आप नारायण मूर्ति जी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादातर इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं, तो ये जो बाकी लोगों को क्या ट्रेनिंग मिल रही है, और 20 वीक की ट्रेनिंग होती है उसमें क्या सिखा पाएंगे। तो सरकार को एक पहले ढांचा क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि जो है वो परमानेंट बेसिस पे वो केवल दिखावटी ना हो। ओके, ये सर एसपी शर्मा जी, ये ढांचागत नीतियां नहीं बनती हैं क्या देश में? क्योंकि इसमें देखिए सरकारें तो बदलती रहती हैं, हम लोकतंत्र हैं, लेकिन नीतियां फिर सरकार बदलती है तो वो नीतियां भी बदल जाती होंगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कहां पर गफलत हो रही है कि बेरोजगारी एक बड़े संकट के तौर पर इस सरकार के सामने अब कम से कम हाल फिलहाल में तो खड़ी हुई है?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये ठीक बात है कि एमएसएमई सेक्टर में, छोटे उद्योगों में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कारण अभी जीएसटी इंप्लीमेंट होना नहीं बना है। वो बड़ी देर से ही, ये शुरू से ही बहुत सालों से जो सेक्टर है काफी इंपैक्टेड है। नहीं, हम वो भी जानना चाह रहे हैं जो सर। प्रॉब्लम्स है, एक तो इनको फाइनेंशियल सही तरीके से नहीं मिलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी जीएसटी के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं सरकारों की तरफ से, देखिए योजना आयोग नीति आयोग हो जाता है, और लेकिन अगर वस्तु स्थिति नहीं बदलती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार वो नीतियां ही तो है ना, एक तरह से। वो आपको सीरियसनेस कम दिखती है क्या? सरकार सोचती नहीं है क्या कि जो आखिरी आदमी पायदान पर है, बात तो उसी की होती है मन से, लेकिन वो अगर बेरोजगार है तो फिर संकट है। देखिए, जो सरकार पॉलिसीज बनाती है वो यही सोच के बनाती है कि लोगों को इसका फायदा हो, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो छूट जाते हैं। जैसे कि शुरू में एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अगर हमारा पीछे से 20-25 साल से कुछ अच्छा ध्यान होता तो ये सेक्टर काफी अच्छा ग्रोथ दे सकता था। जैसे बहुत ही फ्लक्चुएटेड रहता है, कई बार ग्रोथ माइनस में होता है, तो जिसमें रख रखाव की या हमारी जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स है, जिसमें हम अनाज को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, वो गल जाता है, सड़ जाता है, जिससे कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आती हैं, फिर इन्फ्लेशन आता है। और दूसरा, जो छोटे उद्योग हैं उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने की जरूरत थी। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये बहुत सालों से जरूरत थी। हाँ। जिनके प्रॉब्लम्स एक साल के बाद बढ़ते ही चले गए हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में बहुत सालों से हैं, जिनको रिमूव करने के लिए सरकार प्रयत्न तो कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ये स्ट्रक्चरल जो दिक्कत है वो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल को फिर कांग्रेस की सरकार हो सकती है, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ये नीतियां उस तरह से ही क्यों नहीं बनती और ऐसी ठोस क्यों नहीं बनती हैं कि सरकारें बदलें, लेकिन उस आदमी को जिसको नौकरी की जरूरत है, जिसको छोटा उद्योग धंधा लगाने की जरूरत है, उनके लिए जो एक साइकिल है वो उसी तरीके से चलता रहे, उसमें इसे बड़े बड़े हर्डल्स ना आए। जी मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने बात की स्टॉकिंग लिमिट्स की। मैं आपको बता दूं, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में 3 साल काम कर रहा हूं और मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, स्टॉकिंग लिमिट्स जो होते हैं हमारी सरकार ने इंपोज किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। अगर सरकार वेयर हाउसिंग इंकरेज करना चाहती है तो उन्हें संशोधन लाना पड़ेगा। हैरानगी की बात यह है कि हमारी सरकार की को भारी मतदान देके जनता ने मेजोरिटी दी है लोकसभा में और अब राज्यसभा में भी। वो चाहे तो ये कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया ये। दूसरी बात, आपको पता है कि किसानों की सुसाइड में, और न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने भी कवर किया है इस बात को, 46% इंक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों में। यानी किसान जो है, करीब 17 से 25 किसान हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं देश में। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। देखिए, रूरल इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है। रूरल इकोनॉमीज बड़ी फ्रैजाइल होती हैं। जब आपने डीमोनेटाइजेशन किया, आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये बिना सोचे समझे कि किस हद तक डिपेंडेंट है आपका किसान, आपके रूरल एरिया में जो काम करता है इंसान, वो कितना डिपेंडेंट है कैश बेस्ड इकोनॉमी में। वहां पे तो बैंक्स ही नहीं है। आपने जीरो बैलेंस खाते तो खुलवा दिए, मगर जब बैंक की शाखा ही नहीं खुलेगी, एटीएम ही नहीं खुलेगा, तो ये सिर्फ पेपर टाइगर हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस जो थी हमेशा प्राथमिकता क्यों देती थी रूरल इकोनॉमी को। और आप लोग जो उद्योगपति हैं और जो इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं हमें, कहते थे आप सब्सिडी इकोनॉमी को इंकरेज कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, 2006 में कांग्रेस लाई एक मार्केट इंटरवेंशन मनरेगा। उसका इरादा यह था कि अगर आप 100 दिन कुछ नहीं कर रहे हो, आपको एक तरीके से नौकरी गारंटीड है। आप लोगों ने आलोचना की, कहा कि फार्म वेजेस को पुशअप करता है, क्योंकि वो आदमी फिर किसान के यहाँ जाके काम नहीं करेगा, जो डेली वेज लेबरर होता है वो मनरेगा में जाके काम करेगा, क्योंकि उसे वहां ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, 110 120 रुपए मिल रहे हैं प्रतिदिन। इस वजह से उसकी वेजेस बढ़ी। हम लोग लाए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें हमने कहा कि आप किसान को उसकी जमीन का 4 गुना मुआवजा दीजिए। आप लोगों ने उसकी भी आलोचना की, आपके चेंबर ने, काफी और चेंबरों ने, मैं खुद मौजूद था उन हियरिंग्स में। तो आप लोग जो है रियलाइज नहीं करते कितनी फ्रैजाइल है रूरल इकोनॉमी। बड़ा अच्छा है हम स्टूडियोज में बैठ के बातचीत करते हैं कि हाँ जी स्ट्रेंथन करना चाहिए। आपको पता है, और ये तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं, पिछले से पिछले हफ्ते अशोक गुलाटी जी हैं, इक्रियर, जो एक प्रोमिनेंट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने लिखा था कि इस साल पल्सेस प्रोडक्शन 23 मिलियन टन हुआ है और उसके बावजूद सरकार ने 6 मिलियन टन इंपोर्ट किए। इससे क्या हुआ? पल्सेस के दाम ऐसे गिर गए। ऐसे कैसे हैं? ठीक है, नहीं, ये आपका बहुत ही वाजिब है, क्योंकि हमारा निर्यात नहीं बढ़ा, हमारा आयात बढ़ा है। आप एक्चुअली ठीक है यहाँ पर, लेकिन क्यों किया ये? हम लोगों ने सवाल उठाए,
जी जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज है मोहम्मद खान सर। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी नेता हैं सीपीआई, वो भी जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। आप सर सरकार, मोहम्मद खान जी आती हूं मैं आपके पास। ये जो स्थिति है कि देखिए तमाम चीजें एक के बाद एक सरकार फैसले लेती गई। सरकार को क्या है, सरकार अपने आप को क्या ये मानकर चल रही है कि वो रिपीट नहीं होने जा रही है, कि ये 5 साल का वक्त है, आप इतिहास में अपना नाम लिखवा लीजिए, सब कुछ आप उसी तरीके से करते जाइए। आप डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद आप जीएसटी ले आते हैं, आप ये भी कहते हैं कि डिजिटाइजेशन सब चीजों का होना चाहिए। उसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गरीब गुरबा है, मजदूर है, क्योंकि आप उनकी बहुत बात करते हैं, उसके हितों की बिल्कुल अनदेखी हो गई है क्या? मीनाक्षी जी, भाषण से सरकार नहीं चलती है, भाषण बड़े बड़े दिए जा सकते हैं और अर्थशास्त्री बैठ के बातें करते हैं, अर्थशास्त्र की शब्दावली में बात करते हैं। मैं ये मानता हूं जो अर्थशास्त्र की शब्दावली है वो उद्योगपतियों के लिए मजदूरों के शोषण का हथियार है। वो शब्दावली मुझे भी आती है, लेकिन क्या देश का आम नागरिक उस शब्दावली को समझता है? किसान का देश विकास कर रहा है। हम बहुत दिन से कह रहे हैं, आप हमारा ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, हमने नोटबंदी को गलत बताया और देश का अर्थशास्त्री बता रहा है, राइट विंग वाले भी बता रहे हैं कि नोटबंदी गलत थी, वर्ल्ड बैंक बता रहा है नोटबंदी गलत थी। अब ये जीएसटी ले आए हैं, जीएसटी उस तरह से ले आए, देश का व्यापारी परेशान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। आप माल ले लीजिए, माल लेने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो सेल किया है वो आपको बताना पड़ेगा और उसकी आपकी जीएसटी जमा करनी होगी, चाहे उसकी पेमेंट हो या ना हो। यानी कि उसके पास जो पैसा है वो सरकार के पास जमा हो रहा। अच्छा, उसके पास सर्कुलेशन मनी खत्म हो गई। सर आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं, तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो हमारे साथ हैं उनका ये कहना था कि ये शॉर्ट टर्म है, जो दिक्कत परेशानी लोगों को है अभी समझने की परेशानी है, लॉन्ग टर्म में किसका अच्छा इंपैक्ट होगा? देखिए, देश के अंदर आर्थिक मंदी ने दस्तक दे दी है। जो चैम्बर के महानुभाव यहां बैठे हैं वो बताएं कि आर्थिक मंदी महंगाई के रूप में आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। जब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया के अंदर थी तो हमारी जो छोटी छोटी बचतें थी उसने हमें बचाया था, जिसका मोदी जी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी नोटबंदी के बाद। किसान का उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मझोला उद्योग खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे यहां जो ये कंस्ट्रक्शन का उद्योग है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, विचारधारा से राजनीतिक सरकारें चलती हैं, पढ़े लिखे लोगों की सरकार चलती है। मैं तो ये कहता हूं, आज का मेरा ट्वीट है कि चाय बनाने वाले को अगर अर्थव्यवस्था की बागडोर सौंपी जाएगी तो चाय सेहत के लिए हानिकारक लेकिन है, सर और चाय बनाने वाला मुल्क के लिए हानिकारक। आपने मजदूरों की और तमाम लोगों की बात की, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको नकारा। अगर आपका व्यू पॉइंट सही है, आप उन लोगों की बात करते हैं, उनके लिए नीतियां बनाने की बात करते हैं, तो आप अपने आप को कहां कमतर पाते हैं कि लोग आपको नकार देते हैं? देखिए, आप मुझे नकार, मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। आज मैंने कहा दिल्ली के अंदर मैं आंदोलन करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करता हूं कि मजदूर को मिनिमम वेज दिया जाए। अगर आप अपने ड्राइवर से पूछेंगे कि आपका ये 12,500 से जो 14,000 वेज हुआ है, इसकी लड़ाई किसने लड़ी है, उसे नहीं पता। ये मेरी कमजोरी है कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं मैं उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहा हूं। वो मेरी कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसानों की बात उठाना बंद कर दूंगा, मजदूरों की बात उठाना बंद कर दूंगा। दिक्कत यह है सर, आप बाहर से उठाएंगे, सरकार में जो होगा निर्णय वो लेगा, नीतियां वो बनाएगा। हम तो इस हिसाब से जानना चाह रहे हैं आपसे। मीनाक्षी जी, ये सरकार जिस दिन से आई है, मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। मैं रोज 2-2, 3-3 टीवी कवर करता हूं, लेकिन पहला चैनल है जो अर्थव्यवस्था पे बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं। हो सकता है कि कल तक आपको नोटिस आ जाए कि अर्थव्यवस्था पे बात क्यों हो रही है, आपके बॉस से, आपके बॉस से कह दिया जाए। लेकिन ये बताए ना अर्थशास्त्री मुझे कि जो ये कह रहे थे कि नोटबंदी से देश स्वर्ग बन जाएगा, वो स्वर्ग कहां चला गया? देश में बैंकों के पास जो सर्कुलेशन मनी है क्यों खत्म हो गई? छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में क्यों समायोजित किया जा रहा है? और ये बिल्कुल मानना है कि आप गिरते हुए किसी घर को बर्बाद को किसी बड़े घर में जोड़ेंगे तो वो बड़ा भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये पूरा है। जो पॉइंट्स है सबके वो अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर सर रुक रहे हैं। दरअसल स्थिति जो है
सरकार का ये कहना है कि वो गरीब आदमी को देखकर काम कर रही है, उसी को देखकर नीतियां बना रही है। सरकार के ऊपर आरोप ये भी है कि वो कुछ घरानों के लिए काम कर रही है, वो एक खास सेगमेंट के लिए काम कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो तो है, लेकिन इसके बीच जो आंकड़े हैं उनकी अपनी सत्यता है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रोजगार में गिरावट आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है लगातार, हमारा निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है और साथ ही साथ अगर देखें तमाम चीजें जो सरकार वादे जो कर रही थी वो बहुत हद तक पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक आक्रोश सरकार के खिलाफ जो है, सरकार को उससे निपटना है। सरकार ये कहा तो जा रहा है कि चिंतित है, क्योंकि अरुण जेटली वित्त मंत्री स्वयं सामने आए और उन्होंने कहा कि बड़े फैसले देश हित में लिए जाएंगे। अब वो बड़े फैसले क्या होंगे और कब आएंगे उस सब का हमको भी इंतजार है। वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।